दोस्तों, जीवन में सुकून की तलाश में हो तो अपना लक्ष्य देखो, उस पर फोकस रहो, स्टडी करो, लोगों की बातों पर बिल्कुल मत जाओ। लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आज हम लोग करेंगे डिस्कस आज यानी कि 29 जून के डेली करंट अफेयर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तब आप इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच और वीडियो को लाइक करके जाना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे मनाया गया। तो कब मनाया गया था ये? व्हेन वाज इंटरनेशनल एमएसएमई डे? तो दोस्तों ये मनाया गया था 27 जून को। अब जो बाकी के विकल्प हैं उसको भी देख लीजिए। 21 जून को मुख्य रूप से 4 दिवस मनाए गए थे। याद है आपको कौन कौन से? एक तो मनाया गया था इंटरनेशनल म्यूजिक डे। दूसरा क्या मनाया गया था? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तीसरा क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। चौथा क्या मनाया गया था? विश्व मानवतावादी दिवस। ये 4 दिवस थे 21 जून के। बात करते हैं 23 जून के बारे में। तो 23 जून को भी 2 दिवस थे। एक था आपका क्या? यूनाइटेड नेशन का लोक सेवा दिवस। और दूसरा क्या था? दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये मनाए गए थे 23 जून को। 26 जून भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जून को क्या मनाया गया था? 2 दिवस थे। पहला क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। और दूसरा क्या था? दूसरा था इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ टार्चर विक्टिम्स। ठीक है, तो ये 2 दिवस मनाए गए 26 जून को। और 27 जून ये अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे मनाया गया। तो एमएसएमई क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एमएसएमई का मतलब होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज। और इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे ये प्रतिवर्ष होता है 27 जून को। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 6 अप्रैल 2017 को यह दिवस घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, उद्यम हैं, उनके स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समावेशी और सतत विकास में योगदान के लिए इस दिवस की स्थापना की गई थी। अच्छा, वर्तमान में भारत के एमएसएमई मिनिस्टर कौन हैं? तो ये हैं नितिन गडकरी जी। और दोनों वर्ष की थीम बताऊंगा आपको, 2020 वाली भी 2021 वाली भी। अक्सर होता ये है कि यूपीपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं में क्या होता है कि 1 साल पुरानी थीम पूछी जाती है। तो 2020 की थीम क्या थी एमएसएमई डे की? ये थी एमएसएमईज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू सोसाइटल नीड्स, मतलब सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता। और 2021 की थीम क्या है? ये है की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, मतलब एक समावेशी और टिकाऊ सुधार की कुंजी। तो ये सारी जो थीम है दोनों वर्ष की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आईएलओ के गवर्निंग बॉडी की नई अध्यक्षा कौन बनी है? ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, आप जानते हैं। और देखिए इसकी हाल ही में जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है अन्ना जार्डफेल्ड। तो इनके पहले कौन थे? एक भारतीय थे जो आईएलओ के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? तो आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है ये 25 जून को समाप्त हो गया, 25 जून 2021 को। और मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने अक्टूबर 2020 को आईएलओ के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 25 जून 2021 को समाप्त हुआ। और इसके बाद ये जो जिम्मेदारी थी वो स्वीडन के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी राजदूत अन्ना जार्डफेल्ड को सौंप दी गई है। भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत की अध्यक्षता के दौरान अक्टूबर 2020 और मार्च 2021 में आयोजित शासी निकाय के सत्र और जून 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 109वें सत्र का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आईएलओ ने अभी हाल ही में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1919 में। तो 2019 में आईएलओ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। देखिए वर्ष 2019 में क्या हुआ था? वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में आईएलओ की स्थापना की गई थी। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। इसका मुख्यालय आज भी आपको मिलेगा कहाँ पर? जिनेवा में।
इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? वैश्विक और अस्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। 1969 में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। तो ये याद रखना कि ILO को 1969 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। और क्यों किया गया था? विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने के लिए, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य और न्याय का पक्षधर बनने के लिए, अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए। तो 3 कारण थे। क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का गठन कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया है, इसके बारे में हम आगे करेंगे डिस्कस। फिलहाल आप ये जान लो कि NIA की स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? आपको मुंबई का पर जो होटल ताज है वहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई थी और फिर NIA का गठन किया गया था। तो NIA का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिस पर NIA जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल किए गए हैं। तो NIA का गठन क्यों हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं कि आतंकवादी घटनाओं के तार जो होते हैं वो जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े होते हैं और उनका जो संगठित अपराध होता है जैसे कि हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों का प्रसार आदि से भी संबंध इनका हो सकता है। तो जब स्टेट की जो पुलिस इसकी जांच करती है तो उन्हें कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक केंद्रीय एजेंसी बनाई गई थी 2008 में, ठीक है। तो इसलिए हुआ था NIA का गठन। NIA का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। और वर्तमान में अमित शाह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो इसके लिए इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव का है ये है YC मोदी जो कि IPS है, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में वायुसेना हवाई अड्डे में विस्फोट की घटना के संबंध में वायुसेना उपाध्यक्ष एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात की। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। इसी बीच जांच में सहयोग के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA से जुड़े विशेषज्ञों ने जम्मू वायुसेना अड्डे में विस्फोट स्थल का निरीक्षण पूरा किया है। तो ये घटना घटी है जिसकी जांच NIA कर रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने NIA के बारे में आपको सारी बातें डिटेल में बताई। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसोनिक क्रूज परमाणु मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा अभी किया गया? हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सबसोनिक क्रूज न्यूक्लियर मिसाइल निर्भय। तो दोस्तों यहाँ पर जो निर्भय नामक मिसाइल है उसको अभी दागा गया था DRDO के द्वारा। तो देखो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक ये क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो अगर जो हमारी ध्वनि की स्पीड है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है अगर उसके बराबर होती है तो इसको कहते हैं 1 मैक MACH, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है उसका जो मैच नंबर है वो लेस देन 1 है तो उसे सबसोनिक कहा जाता है। अगर वो इक्वल टू है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उसे कहा जाता है ट्रांससोनिक। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। और ग्रेटर देन अगर 5 हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइपरसोनिक। तो ये 4 कंडीशन है। अब आप समझ गए होंगे कि सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी रफ्तार कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत ने गुरुवार को ओडिशा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से 1000 किलोमीटर की दूरी के साथ अपना सबसोनिक क्रूज परमाणु सक्षम मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सूत्रों ने कहा कि मिसाइल का परीक्षण लगभग 10:45 पर ITR के 3rd के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। भारत की निर्भय मिसाइल की तुलना अमेरिका के टॉम हाक और पाकिस्तान के बाबर मिसाइल से की जा रही है। करीब 300 किलोग्राम तक परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस निर्भय को जमीन
जमीन से, मतलब जमीन से सतह, हवा और पानी के नीचे पनडुब्बियों से भी छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं प्रदीप सिंह टिवाना। प्रदीप सिंह टिवाना। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि प्रदीप सिंह टिवाना का जन्म पंजाब में हुआ था अभी हाल ही में। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा में है। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। देखिए 2018 में यूपीटीटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है। सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे याद आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और डाउन्स घास के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान जो हैं ये मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं उसको देख लेते हैं। मुकेश शर्मा, आशीष चांदोरकर और राधिका फॉक्स के बारे में। तो मुकेश शर्मा को अभी हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आशीष चांदोरकर को WTO के भारत के अस्थायी मिशन के काउंसिलर के रूप में नियुक्त किया गया है। और राधिका फॉक्स को अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया था? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका आंसर मैं आगे आपको दूंगा। बताओ कि ये जो पिनाक नामक धनुष था, पिनाक नामक धनुष ये किसके पास था? मैं आपको विकल्प देता हूँ, चलो बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपका विकल्प हो गया भगवान शिव, दूसरा मान लेता हूँ भगवान राम, तीसरा मैं मान लेता हूँ भगवान कृष्ण और चौथा मान लेता हूँ यहाँ पर अर्जुन। तो इसमें सही विकल्प क्या है आप गेस करो, आगे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और देखो पिनाका नामक जो रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है ये भी किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा ही किया गया है, ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पर DRDO के बारे में बात हो रही है तो DRDO के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखो DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना और नासा की स्थापना एक ही साल हुई थी। याद है कब हुई थी? जी हाँ, 1958 में की गई थी नासा और DRDO दोनों की स्थापना। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। और DRDO के जो महत्वपूर्ण लॉन्चिंग्स हुई हैं, जो इजाद किए गए हैं इस साल, तो देखो सिंधु नेत्र नामक एक सैटेलाइट बनाया गया था। सिंधु नेत्र नामक एक सैटेलाइट बनाया गया। इसके अलावा संत नामक एक मिसाइल को लॉन्च किया गया था, संत नामक। और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन जिसको नाम दिया गया था अभ्यास, ये भी किसने विकसित किया था? DRDO ने ही विकसित किया था। CRPF के लिए एक रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस भी बनाई गई थी DRDO के द्वारा। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको, रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस थी वो। और देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जिसको नाम दिया गया था सहायक NG, इसको नाम दिया गया था सहायक NG। तो ये किसने बनाया था सहायक NG को? तो इसको भी बनाया था DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम था रुद्रम, ये भी विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया था, आकाश NG आप जानते हैं। और एक दवा भी बनाई गई थी COVID-19 पेशेंट के लिए, उसका नाम था 2DG, मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दवा बनाई गई थी, अब ये दवा जो है दुकानों पर आने वाली है। और DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आप G सतीश रेड्डी हैं। और 2DG दवा को विकसित किया था DRDO ने, लेकिन इसका उत्पादन कर रहा है, मतलब कौन सी दवा कंपनी कर रही है? डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं DRDO से संबंधित, याद रखना। और अब बारी है थोड़ा सा आगे बढ़ने की। तो देखो DRDO जो है ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र यानी कि ITR से स्वदेशी पिनाक रॉकेट के उन्नत संस्करण का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि 2014 से ही ये काम हो रहा था पिनाक रॉकेट के बारे में, इसको अब जाके सफलता मिली है। एक सूत्र के मुताबिक मिशन के दौरान लक्ष्य सफलतापूर्वक भेज दिए गए। पिनाक रॉकेट प्रणाली के विस्तारित रेंज के तहत 40 किलोमीटर तक की जो दूरी है उस लक्ष्य को भेजा जा सकता है। मतलब पिनाक नामक जो ये रॉकेट है ये 40 किलोमीटर तक जो है मार करने में सक्षम है। पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास स्थापना यानी कि ARDE और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि HEMRL ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर की मदद से इस रॉकेट प्रणाली को विकसित किया है। सूत्रों ने बताया है कि लंबी दूरी की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन्नत पिनाक प्रणाली का विकास किया गया है। और रक्षा विभाग अनुसंधान और विकास के सचिव
और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी रॉकेट के सफल परीक्षण में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये हैं 19 साल की कैली मैक्योन। इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो ब्रेक किया है अमेरिका के रेगन स्मिथ का, और जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो बहुत ही कम अंतराल से ब्रेक हुआ है। कितने अंतराल से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तैराक कायली मैकओन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तोड़ा है, 19 साल के हैं ये, तो इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड जो है ये बनाया है 57.45 सेकेंड में। इसके पहले अमेरिका के रेगन स्मिथ के नाम रिकॉर्ड था। उन्होंने 2019 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक की जो दूरी थी उसे 57.57 सेकेंड पूरा किया था। तो अंतर अब आप देख लो, बहुत ही कम, मतलब नैनो सेकेंड में जो है ये काम हो गया, और इस वजह से अब ये जो है दुनिया की सबसे तेज़ जो है तैराक मानी जाएंगी बैक स्ट्रोक में। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देने की बात कही है? तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है गुजरात, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की जो छूट है वो मिलेगी, और ये जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो 4 साल तक के लिए लागू की गई है। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं, एक अभियान चलाया गया था कोविड-19 के दौरान गुजरात में, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी मिलेगा आपको भावनगर में, वेलबदर में, कहाँ पर? गुजरात में ही। डांडिया, गरबा, भवई, तिप्पनी, याद रखना तिप्पनी कई बार पूछा जा रहा है, तिप्पनी, पधर और हुडो, ये सब जो हैं ये गुजरात के लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं। गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के साथ ही मनाया गया था। दोनों देश जो बने थे वो बने थे दोनों प्रदेश जो मतलब गढ़े गए वो 1 मई 1960 को बनाए गए थे। तो 1 मई को होता है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम, इसे लॉन्च किया है भारत ने। तो आपको बता दें कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से रेटिंग तैयार की गई है। इसके लिए जो मानक तैयार किया गया है उस मानक पर पहले से ही अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दौड़ रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन पर्यावरण के ट्रैक से होकर दौड़ेगी। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बीच हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेशनों को डिज़ाइन और निर्माण के दौरान पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा स्रोत का खास ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस मुहिम में सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, इसको याद रख लो। दुनिया का पहला सोलर ट्री कहाँ पर लगाया गया? तो ये लगाया था दुर्गापुर, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में, हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। DG है बनाए गए, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है अजय माथुर। अच्छा, ये बताओ कि अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। याद रखना, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने वोमेन्स कैंसर शील्ड नामक अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी को स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये जो बीमा पॉलिसी है इसे क्लोविया, जो कि महिलाओं के लिए वस्त्र वगैरह का निर्माण करती है, वो जो है एलायंस इंश्योरेंस ब्रेकर्स के साथ मिलकर, यानी कि एलायंस इंश्योरेंस के साथ मिलकर उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट की है, बीमा पॉलिसी। इसका नाम है वोमेन्स कैंसर शील्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर महिलाओं के इनर वियर, लाउंज वियर और व्यक्तिगत देखभाल के लिए एक ब्रांड क्लोविया ने एलायंस इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में स्तन कैंसर के लिए अपनी तरह की पहली दर्ज बीमा पॉलिसी महिला कैंसर शील्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पहल में क्लोविया अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का माध्यम है, जबकि एलायंस इंश्योरेंस बीमा भागीदार है जो स्तन कैंसर बीमा पॉलिसी को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्विज नंबर 28 की। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशिया क्रिकेट कप 2020 का आयोजन स्थगित कर कब तक के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, एशिया क्रिकेट कप जो है 2020 में जो होना था, तो इसे अब 2023 में खेला जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत सही आंसर दिया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और अब बारी है क्विज नंबर 29 की। आज होंगे 2 प्रश्न। पहला क्वेश्चन,
हाल ही में हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए बात यहाँ पर हो रही है हरियाणा सरकार की, इसके पहले तमिलनाडु सरकार ने भी पुरस्कार की राशि की घोषणा की थी, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन होगा, हाल ही में एक पुस्तक आई है इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ, तो इसको किसने लिखा है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और दोस्तों देखिए, अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, उसे ज्वाइन करना होगा और वहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मई माह तक के जो करंट अफेयर हैं वो आप पूरी ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।